प्यारे बच्चों, दिवांश एजुकेशनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग सीधे अपने एक छोटे से प्रश्न पर आते हैं। मेरा सिंपल प्रश्न है, व्हाट इज डार्कनेस? अंधेरे का अनुभव हम सभी को है, तो अंधेरा किसे कहेंगे? व्हाट इज डार्कनेस? This is a very simple question. बच्चों, हमें जिस चीज का अनुभव होता है उसे शब्दों में कहना बहुत ही कठिन होता है। समझ गए ना? अंधेरे का अनुभव सबको है, लेकिन हम लोग विज्ञान की भाषा में इसका उत्तर देंगे, इसका उत्तर खोजेंगे हम लोग। तुम लोगों ने 9th में पढ़ा है मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, समझ गए? उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद एक अगला प्रश्न है मेरा, इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ। क्या इज डार्कनेस मैटर? ये बता सकते हैं ना? इज डार्कनेस मैटर? Is darkness energy? Does it move? बोलिए, सिर्फ यस और नो में उत्तर दीजिए। नहीं, डार्कनेस तो कोई जगह नहीं छेदता है। इसमें कोई द्रव्यमान भी नहीं होता है। और डार्कनेस में क्या होता है? जो 9th में सिंपल एनर्जी की डिफिनेशन पर एनर्जी ऑफ डूइंग वर्क, ये भी नहीं है और चलता भी नहीं है। तब इट इज क्या हो गया आंसर? नाइदर मैटर नॉर एनर्जी। मूव? नो, इट डज नॉट मूव। तो फिर क्या है बताइए? सिंपली इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज डार्कनेस? A situation that arises due to because of the absence of light. यही definition है तो darkness की। A situation or condition that arises because of the absence of light. Then my next question is, what is light? What is light? तब लाइट क्या है? इसका आंसर क्या है? क्या लाइट को किसी पेटी में बंद कर देंगे हम लोग? क्या लाइट का कोई मास होता है? नहीं। तो सिंपल क्राइटेरिया है कि लाइट क्या है? एनर्जी है। किसी फिजिक्स से कहिए कि पूरे यूनिवर्स को तुम कितने भागों में डिवाइड करोगे, तो कहा कि 2 पार्ट में, मैटर एंड एनर्जी।
और स्टडी क्या करते हैं पूरे यूनिवर्स में, फिजिक्स में? द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के बीच में जो अंतर क्रिया होती है उसी का अध्ययन करते हैं। सरल शब्दों में कहें, व्हाट इज फिजिक्स? A branch of science that deals with the study of the interaction of matter and energy. समझ गए? लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। Energy that enables us to see the objects around us. That is, it produces the sensation of vision. Sensation of vision. कब? When it enters into our eyes. Into our eyes. लाइट की इतनी डिफिनेशन पर्याप्त है बच्चों। आगे पढ़िएगा, इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ गए ना? ठीक है, समझ में आया? Light is a form of energy that enables us to see the objects around us. It produces the, इसका मतलब क्या है कि लाइट के द्वारा ही हमें किसी वस्तु को देखने के लिए क्या है बच्चों? सिर्फ ऑब्जेक्ट का होना ही पर्याप्त नहीं है, नहीं, उस वस्तु से लाइट का हमारी आंखों में प्रवेश करना भी है। समझ गए बच्चों? और प्रवेश करके क्या है, हमारी आंख की रेटिना पर पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ह्यूमन आई पढ़ना है तुम्हें, डिटेल में बात करेंगे हम लोग। पहले इस पर आते हैं बच्चों, लाइट। इसके बाद बच्चों लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहले नोट कर लीजिए इसको। तो इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को डिस्कस कर लेते हैं। आइए बच्चों लिख लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। Light travels in a straight line. In a straight line, in a homogeneous ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइट हैज ए फाइनाइट स्पीड इन वैक्यूम। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों कैसे बताइए कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट
पथ इन ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। बोलिए। लाइट के पथ में बच्चों जब किसी ओपेक और ओपेक जानते हो, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट पढ़ चुके हो पिछली कक्षाओं में, क्लास 7-8 में ही पढ़े हो। जो प्रकाश को होकर अपने से नहीं जाने देता है ओपेक, जैसे ईंट है, किताब है, दीवार है, ये समझ गया ना। बहुत सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ओपेक, ट्रांसपेरेंट जैसे सबसे बेहतर उदाहरण है, जो अपने से होकर के क्या होता है, लाइट को जाने देता है, ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं, प्रकाश आर पार हो जाता है। एक और होता है ट्रांसलूसेंट, न ओपेक है न कंप्लीटली क्या है, न कंप्लीटली ओपेक है न कंप्लीटली क्या है, ट्रांसपेरेंट है, बीच वाला है, बीचवा पोजीशन है ये। ट्रांसलूसेंट जैसे तेल लगा हुआ कागज है, घिसा हुआ कांच है, समझ गए ना। मतलब प्रकाश को पार्शियली जाने देता है अपने से, कंप्लीटली नहीं जाने देता। कंप्लीटली जाने देगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो जब प्रकाश के मार्ग में बच्चों किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो क्या मिलती है उसे, हमें उसकी शैडो मिलती है। ये कलम है, इसकी क्या है, तो देखो यहां शैडो मिलेगी। नहीं, अगर प्रकाश स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, अगर मुड़ता तो मूव करके क्या होता है, यहां पहुंच जाता, शैडो नहीं मिलती। तो सिंपल फैक्ट है इसके द्वारा, इसके आधार पर कह सकते हैं a small source of light, सोर्स ऑफ लाइट जानते हो जिस वस्तु में प्रकाश मिलता है, जिससे सबसे बड़ा स्रोत क्या है, हमारा सूर्य है, नहीं नेचुरल सोर्स। फिर मून है, लेकिन मून का अपना प्रकाश नहीं, ये भी जानते हुए सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ही रिफ्लेक्ट होकर के आता है पृथ्वी तक। ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट a sharp shadow of an opaque object placed in the path of light. टॉर्च की रोशनी किसी चीज पर डाल रहे हो या दीपक का प्रकाश आ रहा है, उसके मार्ग में क्या है, कोई अपारदर्शी ऑब्जेक्ट रख दो, उसकी छाया बन जाती है। तो कॉमन एक्सपीरियंस है ये, यही साबित करता है यही। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बच्चों, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तीसरा क्या है बच्चों, किसी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट गिरता है तो तीन चीजें होती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों होती हैं। जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, मतलब लाइट पड़ रहा है, गिर रहा है, तो तीन ही संभावनाएं होती हैं। लाइट का कुछ पार्ट क्या होगा, उसके द्वारा लौटा दिया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के द्वारा। कुछ लाइट का पार्ट क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। समझ गए ना। और तीसरी स्थिति क्या बनती है, जैसे कांच में क्या हुआ, ट्रांसमिशन लाइट का हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये तीनों बातें हो सकती हैं। When light falls on an object, a part of it may be reflected
एब्जॉर्ब्ड और तीसरा ट्रांसमिटेड। लाइट की चौथी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये चार मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट की, समझ गए? अब आता है ऑप्टिकल फिनोमिना क्या है। फिनोमिना माने भी गुण होता है, प्रॉपर्टी माने भी गुण होता है। ऑप्टिक्स, वर्ड ऑप्टिक्स से ऑप्टिकल बना हुआ है, तो फिर इसमें क्या अंतर होता है? ऑप्टिक्स और लाइट में क्या अंतर होता है? तो यही तो समझना है। यहां पर एक चीज बच्चों, ये चार बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट की, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है बच्चों, समझ गए? अब इसमें एक चीज नो मैटर, ये नोट्स में याद कर लीजिएगा, नो ऑब्जेक्ट इज 100% ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। हंड्रेड परसेंट नहीं होता है। एक चीज समझते हैं यहां, मतलब जो ऑब्जेक्ट लाइट इस पर पड़ रही है उसका मोस्ट पार्ट क्या करे, वो बाउंस बैक कर दे, लौटा दे उसी मीडियम में, तो उसी को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? मिरर कहते हैं। नहीं, जिसमें सबसे अधिक पार्ट लाइट का क्या होता है? ट्रांसमिट हो जाता है, आर पार हो जाता है। और ये जानते हो ट्रांसपेरेंट हो गया, मोस्ट पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। लेकिन कोई भी 100% नहीं होता है बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है तो क्या होगा इसमें? रिफ्लेक्शन प्लस क्या होगा? रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन होगा इसमें। दो ही चीजें होंगी बच्चों। अगर ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगा? बहुत कम पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, समझ गए ना? रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। तो मोस्ट पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड किसमें? ट्रांसपेरेंट में। ठीक, थोड़ा पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? जितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा बाकी क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बच्चों जो सरफेस मोस्ट ऑफ लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस बैक कर देता है, उसी मीडियम में लौटा देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर। अ सरफेस दैट reflects most of light falling on it is known as a mirror। समझ में आया बच्चों? मिरर को समझाने के लिए इतना हमें बताना पड़ा। अब एक चीज और बच्चों यहां पर समझ लेते हैं, ऑप्टिकल फिनोमिना क्या है। देखो, लाइट जब किसी सतह पर पड़ती है तो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो लाइट और उस सरफेस का इंटरेक्शन हुआ ना, इसके कारण। अगर दो मीडियम है,
दो मीडियम को अलग करने वाले तल पर लाइट जब पहुंचती है तो हल्का सा मुड़ करके दूसरे मीडियम में क्या होती है, चली जाती है। इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो कहां मुड़ती है? जैसे एयर है और वाटर है, और एयर और वाटर को अलग करने वाला क्या है? सरफेस है, जिसको इंटरफेस कहेंगे। दो मीडियम के बीच वाला जो फेस है, इंटरफेस। तो वहां पर मुड़ करके फिर दूसरे मीडियम में भी स्टेट ही लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग स्टेट पाथ इन एनी मीडियम। समझ गए? लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड, दूसरे मीडियम में जाने पर उसका पथ क्या होता है? चेंज हो जाता है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब यह है, और जब लाइट का उसी मीडियम में डायरेक्शन चेंज होता है टकराने के बाद ऑन स्ट्राइकिंग ए सरफेस, समझ में आया? तो किसी सरफेस और लाइट की इंटरेक्शन के कारण जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, द बिहेवियर ऑफ लाइट ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर इज नोन एज ऑप्टिकल फिनोमेना। ये अंतर है बच्चों। ये लाइट की प्रॉपर्टी के कारण अगर मैटर के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, तो लाइट का जो बिहेवियर होता है बच्चों, उसी को कहते हैं ऑप्टिकल फिनोमेना। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, तब लिखवा देते हैं हम कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। समझ गए ना? तो लाइट ट्रेवल करती है तो किस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन भी होगा कि नहीं उसमें। तो एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा उस पर एक एरो मार्क दे दिया जाए। ये स्ट्रेट लाइन क्या बतला रही है? रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट। ये बता रहे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और एरो मार्क क्या बतला रहा है? एरो मार्क इज इंडिकेटिंग दी प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट किस दिशा में प्रोपगेट हो रही है, किस दिशा में जा रही है, इसी को रे कहते हैं बच्चों। तो रे भी यहीं लिख लेते हैं, रे ऑफ लाइट। सिंस light travels in a straight line, hence a ray is represented by a line with arrowhead, that indicates the direction of propagation. This way of representing a straight path of light is called a ray. और 60 में तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, समझ गए ना?
और कह सकते हैं अगर अरे ये is an arrowhead straight line that represents the rectilinear path of light. Path of light. तो प्रकाश की धारा क्या है? एक ही रे होती है? नहीं, पूरा रे का समूह होता है, जिसको हिंदी में प्रकाश पुंज कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो यहीं पर समझ लेते हैं बीम ऑफ लाइट क्या है। पुंज, पुंज का मतलब समूह होता है बच्चों। बीम ऑफ लाइट प्रकाश की धारा, ए कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। अ बीम ऑफ लाइट, शॉर्ट में लिखते हैं अ बीम ऑफ लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट तीन तरह का होता है बच्चों, पढ़े हो, थोड़ा सा बस इसको रिकॉल कर दे रहा हूं, तो छोड़ देता मैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। बच्चों कन्वर्जिंग, जब एक ही पॉइंट पर कई रेज आकर के मिलती हैं, समझ गए ना, इनको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, सॉरी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये पॉइंट वो है, सारी रेज मिल रही है, तो क्या है? कन्वर्ज माने इकट्ठा होना, ये है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। समझ गए? दूसरा है किसी पॉइंट से जब बाहर की तरफ कई रेज निकलती हैं, इसको क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज माने फैल जाना, इस पॉइंट ओ से ये सारी रेज बाहर फैल रही हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और बच्चों ये क्या है? सभी रेज आपस में क्या है? पैरेलल है, दूसरी ओर पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और ऑप्टिकल फिनोमेना क्या है, इसको समझ लेते हैं। बताए ना, लाइट की प्रॉपर्टीज के कारण जब लाइट क्या करता है, किसी मैटर पर को स्ट्राइक करता है, किसी मैटर और लाइट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तब लाइट का जो व्यवहार होता है बच्चों, ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट द बिहेवियर ऑफ लाइट ऑन इंटरेक्टिंग विथ मैटर इज नोन एज ऑप्टिकल फिनोमेना। इसको नोट करा देते हैं बच्चों, इसको नोट कर दीजिए पहले। बच्चों हम लोग ये किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? लाइट, हमारा चैप्टर जो लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक ना।
आइए बच्चों ऑप्टिकल फिनोमेना इसके बारे में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। शॉर्ट में लिख लेते हैं द बिहेवियर ऑफ लाइट on interacting with matter. With matter is known as optical phenomenon. इसमें कौन कौन सा आता है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन जिसको हिंदी में कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, तीसरा है डिस्पर्शन, चौथा है तुम्हारा स्कैटरिंग, पांचवा है इंटरफेरेंस, इसको हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं, छठा है इसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन हिंदी में, स्कैटरिंग को, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन या डिफ्रैक्शन, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं हिंदी में डिफ्रैक्शन, और सातवां है बच्चों तुम्हारा पोलराइजेशन, प्रकाश का ध्रुवण। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये चार प्रॉपर्टी तो बच्चों पढ़नी है हमें। ये तुम्हारी चार प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है 10th में, ये और ये तीन प्रॉपर्टी 10th के बाद पढ़नी है। 11th में लाइट नहीं है, 12th में जाके पढ़ना है तुम्हें, ठीक। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े हो थोड़ा पीछे के क्लास में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हो वगैरह। डिस्पर्शन, व्हाइट लाइट जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जाता है, उसी को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इंद्रधनुष का बनना ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, समझ गए ना, इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समझ में आया, जो भी फिनोमेनन है इस पे। तो ये चारों के बारे में तो पढ़ना है बच्चों तुम्हें 10th में, जानना है, और जो भी ऑप्टिकल फिनोमेनन है इस पर आधारित उनके बारे में जानना है। तो ये बात समझ में आ गई। मैटर और लाइट का इंटरेक्शन होने के बाद लाइट का जो ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, समझ गए, लाइट की प्रॉपर्टी के कारण जब लाइट क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी के कारण मैटर से इंटरेक्ट करता है, तो ये फिनोमेना सोच करता है, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल फिनोमेना। समझ में आया? समझ गए? अब एक चीज बच्चों बड़ा कंफ्यूजन होता है, लाइट और ऑप्टिक्स में क्या अंतर है। लाइट के बारे में तो बता दिए, ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए यहां। ऑप्टिक्स ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of properties and behavior of light.
समझ गए ना, लाइट सब्जेक्ट हो या जिसके बारे में अध्ययन करना है हमें, और ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच हो गई जिसमें हम लोग लाइट का अध्ययन करते हैं। क्लियर, यहां तक सारा कंसेप्ट। अब बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? The change in the direction of light, in the direction of light in the same medium after striking the light on a surface. Mirror, a highly polished surface that reflects most of light. ऑल नहीं लिखा है बच्चों, मैं इसका रीजन बता चुका हूं। नो सरफेस नो ऑब्जेक्ट इज, द सरफेस ऑफ नो ऑब्जेक्ट इज 100% रिफ्लेक्टिंग, समझ गया ना, फॉलिंग ऑन इट। ये है मिरर में बच्चों पढ़ना है हम लोगों को 10th में, ये पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर a mirror with plane reflecting surface. Plane reflecting surface. Is known as a plane mirror. मतलब थोड़ा सा पॉलिश्ड का मतलब क्या हो गया? ग्लास मिरर तो ग्लास का बना होता है। ग्लास जानते हो क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ग्लास। तो मोस्ट ऑफ लाइट इससे क्या होता है? ट्रांसमिट हो जाता है, रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा? उसके किसी भी दो सरफेस होते हैं प्लेन मिरर के, या स्फेरिकल मिरर उसका भी दो सरफेस होगा। तो किसी एक सरफेस को बच्चों क्या करते हैं? पॉलिश कर दिया जाता है। तब जो मोस्ट ऑफ लाइट उस पर पड़ती है वो ट्रांसमिट नहीं होती है, उसी मीडियम में क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी मीडियम में क्या होती है? लौट आती है। समझ में आया? ला को समझना और ला को रट करके याद करके एग्जाम में नंबर पा जाना, दोनों बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है बच्चों। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दो लॉज हैं, पढ़े हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस इसको आई से
रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। इंसिडेंस एंगल को किससे करते हैं? एंगल आई सिर्फ जैसे ये हो गया, एक प्लेन मिरर है, इसकी वाली सरफेस क्या है? पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? एम डैश मान लेते हैं। मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट क्या करती है? ऐसे इंसिडेंट होती है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये पॉइंट हो गया, इस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जो एंगल है बच्चों, यही आई है। तो जितना एंगल है, तो इससे टकराने के बाद, इससे इंटरेक्शन होने के बाद, मिरर से इंटरेक्शन होने के बाद रे का क्या होता है? पथ चेंज हो जाता है। उसी मीडियम में वो रे क्या होती है? लौट जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। OM क्या है? इंटीजर्स। इस फिगर में क्या है? इस नियम के अनुसार एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब एंगल आई 30 डिग्री का है तो आर भी 30 डिग्री का होगा। ये 60 का है तो ये भी, या ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। समझ गए? इसमें एम डैश क्या है? सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर, अ प्लेन मिरर। ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर लाइट क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वो क्या है? इंसिडेंट रे है। ओ भी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और OM क्या है? परपेंडिकुलर या नॉर्मल। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O। सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट O। इतना समझ में आ गया बच्चों? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से लिख लीजिए। an angle between incident ray and normal. इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, an angle between reflected ray and normal. एक और एंगल बच्चों बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है,
इसको क्या कहिएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो इंसिडेंट रे बनाती है बच्चों, एंगल ऑफ ग्लांसिंग कहते हैं इसको। समझ जाइए इतना। इसको भी नोट करा देते हैं, एंगल ऑफ ग्लांसिंग। an angle between incident ray and reflecting surface is known as यहाँ सॉरी बच्चों, ये लिख लीजिए यहाँ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड reflecting surface is known as angle of glancing. इस फिगर में एंगल AOM एंगल ऑफ ग्लांसिंग ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे के साथ इंसिडेंस, एंगल BOM डैश एंगल ऑफ glancing of reflection। समझ गया बच्चों? इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ ग्लांसिंग ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे वो भी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ ग्लांसिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम है बच्चों, बच्चे रट लेते हैं अधिकांश, लेकिन पता नहीं उनको अर्थ समझ में आता है कि नहीं। दूसरा लॉ पहले लिख देता हूं बच्चों, तब उसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, यहां फिगर में जो नाम है उसको यहां इंडिकेट भी कर देते हैं ब्रैकेट में, रिफ्लेक्टेड रे OB एंड normal at the point of incidence, all the three lie in the same plane। ये तो हो गया बच्चों। अब इस दूसरे लॉ का अर्थ समझाइए हमको। अगर ये व्हाइट बोर्ड जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये बताइए, सपोज दिस व्हाइट बोर्ड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किस प्लेन में होंगे? यही मेरा क्वेश्चन है। मेरी हथेली ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों किस प्लेन में होंगे? बस सिंपल, बस ये बता देना है। बोलिए, अगर इस लॉ का अर्थ समझते हैं तब। देखो बच्चों, व्हाइट बोर्ड में वर्टिकल प्लेन में है ऐसे, तो नॉर्मल क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, समझ गए ना? ऐसे होगा। और इंसिडेंट रे क्या होगी? किसी एंगल पर, इस पॉइंट पर क्या होती है? एंगल पर ऐसे इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे इतना ही एंगल बनाते हुए बच्चों इसी प्लेन में आएगी। मतलब इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इन वर्टिकल प्लेन, देन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल लाई इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ये इंसिडेंट रे जैसे ऐसे पड़ी, यहां से ऐसे ऐसे तिरछी आपकी, तो ये एंगल ऐसे ही चली जाएगी इतने ही एंगल से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? वर्टिकल प्लेन में होगा। और परपेंडिकुलर जिस प्लेन में होगा, उसी प्लेन में क्या होगी? इंसिडेंट रे और क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे होंगी, क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। समझ में आया दूसरे नियम का अर्थ? इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इन वर्टिकल प्लेन, then all the three, incident ray, reflected ray and normal will lie in the horizontal plane. If reflecting surface is in horizontal plane, then incident ray, reflected ray and normal will lie in the vertical plane। बच्चों, इसका मतलब यही होता है। उम्मीद है बच्चों इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इमेज के बारे में, प्लेन मिरर से जो इमेज है वो जानते हो कैसी बनती है? वर्चुअल होती है, समझ गए ना? ऑब्जेक्ट को मिरर से जितनी दूर रखा जाता है दर्पण के पीछे, उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर ही इमेज की भी साइज होती है। इन सारी बातों की चर्चा बच्चों हम लोग प्लेन मिरर की, इसके बाद स्फेरिकल मिरर की चर्चा बच्चों हम लोग करेंगे। मिरर की डिफिनेशन, जो बेसिक चीजें हैं बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को आसानी हो जाएगी, आराम से हम लोग अपना चैप्टर कवर कर लेंगे। बच्चों, सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट हैं लाइट के, ये इसके बिना लाइट समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, समझ गए ना? इसलिए बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को, इस लेक्चर को अगर ध्यान से फॉलो कर लिए, तो फिर आगे के टॉपिक्स को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एंगल ऑफ ग्लांसिंग, कई बार एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बच्चे जान जाते हैं कि भाई इंसिडेंट रे के साथ, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि साहब इस एंगल को क्या कहेंगे। ये भी तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ भी बना रही है। अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए कि ये एंगल है वो 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, एंगल ऑफ ग्लांसिंग ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। मतलब ये और ये तीनों एंगल बताने हैं। ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये क्या है? पूरा 90 डिग्री है। 60 घटाइएगा 30, ये भी 30, और ये 60 होगा तो देखिए बच्चों ये भी 60 हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी 90 है। 30 निकालिए, इतना 60 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ ग्लांसिंग ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ ग्लांसिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी इक्वल होते हैं। और यहां पर बच्चों फर्स्ट लॉ लिख लीजिए, यहां पर हो गया सेकेंड लॉ। नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए बच्चों बिटवीन यहां 2 बार हो गया, सॉरी। यहां पर बच्चों 3 से लाई इन दी, ये लाई ना, लाइन नहीं होगा। और यहां बच्चों देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस नाउन हो गया, इंसिडेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चलिए ग्रामर की बात नहीं करेंगे। प्रयास आदमी का यही हो कि कहीं कुछ
नहीं, इफ बट नहीं हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।